दोस्तों, आज अपने ऐसा स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसमें जबरदस्त गेन मिल सकता है अपने को अगले कुछ महीनों में ड्यू टू अ स्पेशल सिचुएशन व्हिच इज अराइजिंग इन दिस कंपनी। और इसका शेयर प्राइस भी जबरदस्त भाग सकता है, इनफैक्ट सिर्फ शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में भी। बिकॉज अगर कंपनी अच्छी तरह अपना फंड्स एलोकेट करती है देन लॉन्ग टर्म में वी कैन एक्सपेक्ट मैसिव गेन ऑन आवर इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी का फाइनेंशियल्स की तरफ चलते हैं, जिसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीबन 12% का रहा है ओवर द इयर्स ऑन एन एवरेज। और इसका सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव रहा है, और केपेक्स करने के बाद इसका एफसीएफ यानी फ्री कैश फ्लो भी पॉजिटिव रहा है ना। ये सब साइंस अच्छे कंपनी के, मतलब इनका एलोकेशन ऑफ फंड्स फिलहाल तो सही रहा है। डेट इक्विटी रेशियो का बात करें तो केवल 0.2 है, और इसका रिसीवेबल डेज करीबन 2.5 महीने का है। आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 12% ऑन एन एवरेज इन द लास्ट फ्यू ईयर्स का रहा है, और आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीबन 14% रहा है। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस। तो ये कंपनी प्रोवाइड करती है बीपीएम सर्विसेज यानी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज, प्राइमरीली बैक ऑफिस प्रोसेसिंग एंड कॉन्टैक्ट सेंटर सर्विसेज टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स। इस कंपनी के 55 डिलीवरी सेंटर्स है अक्रॉस द वर्ल्ड, और इसका एम्प्लॉयज काउंट है करीबन 42,700। कंपनी दो सेगमेंट में बेसिकली काम करती है, एक हेल्थ केयर सेगमेंट और एक नॉन हेल्थ केयर सेगमेंट। अब जनरली हेल्थ केयर सेगमेंट इसका अच्छा परफॉर्म करती है कंपेयर टू द नॉन हेल्थ केयर सेगमेंट, पर इस बार हुआ कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में हेल्थ केयर बिजनेस हैज ग्रोन बाय 13.5%, whereas non healthcare business बढ़ा है by 35%। तो नॉन हेल्थकेयर बिजनेस एक्चुअली जबरदस्त परफॉर्म किए इन दिस ईयर, और जो ग्रोथ मोमेंटम कंपनी को मिला है फ्रॉम इट्स नॉन हेल्थकेयर बिजनेस दैट हैज कम फ्रॉम सीईएस बिजनेस एक्चुअली, व्हिच इज कस्टमर एंगेजमेंट सॉल्यूशंस बिजनेस। जिस कारण से इस बार द कंपनी हैज रियली डन वेल इन स्पाइट ऑफ इट्स शेयर प्राइस नॉट रियली रियलाइजिंग दैट हाई। इनफैक्ट आप देखोगे पिछले कुछ महीनों में कंपनी का शेयर प्राइस एक्चुअली ड्रॉप किया है, तो वैसे देखा जाए तो वैल्यूएशन उतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना इट वाज अर्लियर। अच्छा, इनका डिजिटल बिजनेस भी अच्छा किया है। दे हैव साइंड 14 एंगेजमेंट्स विद न्यू एंड एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर में दे सॉ 10 न्यू क्लाइंट विंस अक्रॉस वर्टिकल्स फॉर कोर बीपीएम सर्विसेज एंड 7 फॉर एचआरओ एंड पेरोल प्रोसेसिंग सर्विसेज। और इनका हेल्थ केयर बिजनेस में क्लाइंट कंसंट्रेशन काफी हाई है। इनफैक्ट टॉप 5 क्लाइंट्स में बेसिकली 83% ऑफ द रेवेन्यूज आता है। इनफैक्ट इसका जो टॉप क्लाइंट है दैट ओनली कंट्रीब्यूट्स अराउंड टू 40% ऑफ इट्स रेवेन्यूज। पर इसका नॉन हेल्थ केयर बिजनेस यानी सीएससी बिजनेस में बेसिकली क्लाइंट कंसंट्रेशन उतना खराब नहीं है जितना आपके हेल्थ केयर बिजनेस में। यहाँ मच बेटर है, मोर डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि यहाँ का टॉप क्लाइंट कंट्रीब्यूट्स ओनली 12% ऑफ द रेवेन्यू, और वहीं आपका बाकी जो क्लाइंट्स हैं इनफैक्ट द टॉप 10 क्लाइंट्स कंट्रीब्यूट टू अराउंड 60% ऑफ द रेवेन्यूज। सो वैसे देखा जाए तो इसका सीएस यानी नॉन हेल्थ केयर बिजनेस का कस्टमर कंसंट्रेशन इज फार बेटर, इट इज लेस रिस्कियर देन द हेल्थ केयर बिजनेस। और स्पेशल सिचुएशन में जाने के पहले इसका चैनल मिक्स पर्सपेक्टिव भी समझना बहुत जरूरी है। और हेल्थ केयर बिजनेस में 51% इज नॉन वॉइस एंड अराउंड 50% comprises वॉइस एंड डिजिटल, whereas नॉन हेल्थ केयर बिजनेस में करीबन डिजिटल comprises of around 9.5%, non-voice portion is small at around 10%, and voice business basically 80% of its non-healthcare business में आते हैं, यानी CES business का पार्ट होता है। तो बेसिकली समझ के ना, CE बिजनेस में वॉइस बिजनेस इज द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स बिजनेस। और रेवेन्यू प्रोफाइल देखा जाए तो 100% ऑफ द रेवेन्यूज इन द हेल्थ केयर बिजनेस कम्स फ्रॉम द यूएस, मतलब पूरा टोटल कंसंट्रेशन यूएस के ऊपर है। यूएस से बेसिकली इंटायर रेवेन्यू आता है हेल्थ केयर बिजनेस। तो ये ध्यान में रखिएगा, यूएस में अगर कोई प्रॉब्लम होता है इंडिया का, जैसे यूएस चाइना में भी फ्रिक्शन चल रहा है, अगर इंडिया यूएस में फ्रिक्शन कुछ हुआ तो इसका जो हेल्थ केयर बिजनेस है दैट माइट बी अफेक्टेड। पर नॉन हेल्थ केयर सेगमेंट में इट इज फेयरली डाइवर्सिफाइड। यहाँ के वहाँ यूएस भी प्रोमिनेंट है, यूएस से फिलहाल उनका बिजनेस आता है अराउंड बाय 38%, यूरोप और यूके से अराउंड 31% आता है, एंड कनाडा इज द थर्ड लार्जेस्ट जहां से 19% ऑफ इट्स रेवेन्यूज आते हैं इन द नॉन हेल्थ केयर बिजनेस। और इंडिया में प्राइमरली एचआरओ बिजनेस है यानी ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग, और यहाँ के एचआरओ बिजनेस और डिजिटल रेवेन्यूज को देखा जाए तो इट कंप्राइजेस टू अराउंड 10% ऑफ द रेवेन्यू। अब अपने स्पेशल सिचुएशन की तरफ चलते हैं। अब 9 अगस्त 2021 को कंपनी ने अनाउंस किया कि इट्स गोइंग टू सेल इट्स हेल्थकेयर वर्टिकल टू अ प्राइवेट इक्विटी फर्म बेयरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया फॉर एन एंटरप्राइज वैल्यू यानी ईवी वैल्यू ऑफ अराउंड 8,900 करोड़। और कंपनी का मानना है कि कुछ ही महीनों में ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा एंड विल ट्रांसफर ऑल इट्स क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज टू 20,000 एम्प्लॉयज स्प्रेड अक्रॉस 4 कंट्रीज, मेनली इंडिया, फिलीपींस, यूएस एंड जमैका, एंड एसेट्स including infrastructure related to healthcare services vertical to this private equity firm। अब अगर अपने कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की तरफ चलते हैं
तो पिछले साल द हेल्थ केयर डिविजन सेगमेंट एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड अराउंड 53% टू द रेवेन्यू, और वहीं आपका नॉन हेल्थ केयर बिजनेस कंट्रीब्यूटेड अराउंड 47%। तो एक और चीज था कि हेल्थ केयर बिजनेस में देखिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स थोड़े हायर थे कंपेयर टू द नॉन हेल्थ केयर बिजनेस। अभी नॉन हेल्थ केयर बिजनेस में कई वर्टिकल्स आते हैं, जैसे टेलीकॉम, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। कंपनी का मानना है कि जो कैश कंपनी को मिलेगा उसको यूटिलाइज करेगी to expand its existing business. उसके अलावा it will try to go for acquisitions to fill in the capability gaps. और मैनेजमेंट का प्लान है to unlock value for shareholders in form of dividends and stock buyback. After completing the transaction, कंपनी का प्लान है तो अपना जो बीपीएम सेगमेंट है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेगी। जैसे मैंने पहले बताया, बीपीएम माने बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। इसका प्लान है कि इसके ऑपरेशंस को ट्रांसफॉर्म करने का फ्रॉम इट्स ट्रेडिशनल लेबर इंटेंसिव to more technology focused approach by investing in augmenting its automation, artificial intelligence and analytics capabilities. Company का plan है to invest in increasing its cloud capabilities and to enter into rapidly growing BPaaS market, यानी business process as a service market. In fact दोस्तों हुआ क्या था कि जब ये हेल्थ केयर बिजनेस एक्चुअली एक्वायर की थी कंपनी काफी साल पहले, तो लॉस मेकिंग था। तो उस समय काफी लोग करते ये क्या एक्वायर किए, फालतू में लॉस मेकिंग की और काफी साल तक बर्न आउट करती गई कैश, पर इवेंचुअली कितना अच्छे दामों में बेचा, ऑलमोस्ट $1.2 बिलियन का वैल्यूएशन में इट इज सेलिंग दिस हेल्थ केयर वर्टिकल। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी हैज डन वेल विद एक्वायरिंग दैट बिजनेस। इसलिए कंपनी का मानना है कि फ्यूचर में भी ऐसे और बिजनेस एक्वायर करेगी लॉस मेकिंग या ऐसा कुछ बिजनेसेस जिसमें दे वुड बी बर्निंग कैश इनिशियली, बट लॉन्ग टर्म में दे अगेन मेक इट सक्सेसफुल and might sell it again at much higher valuations. उस एक और रीजन भी था ये बिजनेस को बेचने का, क्योंकि क्या हो रहा था ना, कंपनी का मानना था कि उनको वैल्यूएशन सही मिल नहीं रहा था यहाँ इंडियन शेयर मार्केट में। स्टॉक प्राइस जिस हिसाब से होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हो रहा था। उनको लगता है वैल्यूएशन काफी कम है, लोग समझ नहीं पा रहे थे यहाँ कि हेल्थ केयर बिजनेस उनका कितना प्रॉफिटेबल है। इसलिए दे प्लान ऑफ सेलिंग इट बिकॉज दे फेल्ट द वैल्यूएशन वर मच हायर एंड दैट द स्टॉक मार्केट वाज नॉट रिफ्लेक्टिंग इन द कंपनीज शेयर प्राइस। अब कंपनी का अपना रेसिडुअल बिजनेस देखते हैं तो तकरीबन 2600 करोड़ का इनका सेल है फ्रॉम दिस बिजनेस आफ्टर द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड। तो बेसिकली जो बिजनेस इनके पास रह जाएगा उसका 2600 करोड़ रुपए इनका सेल उनको मिलता है। अब 2600 करोड़ में इनका इबिट मार्जिन करीबन 10% का है। इबिट मार्जिन हो गया अर्निंग्स बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, और उसमें अगर 10% इबिट मार्जिन है तो करीबन 260 करोड़ का इबिट उनका हुआ। अब यहाँ अगर अपने ईवी टू इबिट अगर कैलकुलेट करते हैं उसका मल्टीपल पकड़ते हैं अराउंड 8x का, तो अगर 8x का मल्टीपल पकड़ते हैं और ईवी कैलकुलेट करना हो, ईवी हो गया यानी एंटरप्राइज वैल्यू, अगर वो कैलकुलेट करना हो तो कितना अपना ईबिट था 260 करोड़ का, 260 करोड़, तो 260 into 8 which comes to around 2080 करोड़। तो बेसिकली एंटरप्राइज वैल्यू आज के दिन इस कंपनी का अगर अपने 8x का मल्टीपल निकालते ईवी टू एबिटा का तो अराउंड 2080 करोड़ का एंटरप्राइज वैल्यू निकल के आता है। और अपने इक्विटी वैल्यूज का कैलकुलेट करना हो तो एंटरप्राइज वैल्यू हो गया कितना 2080 करोड़ का। अब इसमें इसका डेट आता है अराउंड 379 करोड़ का और कैश है इसके पास 420 करोड़। तो बेसिकली 2080 करोड़ में अपने बेसिकली माइनस कर देंगे 379 करोड़ और कैश ऐड कर देंगे बाय 420 करोड़, तो इसका इक्विटी वैल्यू बेसिकली आ जाता है 2121 करोड़। और अज्यूमिंग कि ये 6800 करोड़ कंपनी को मिल जाएगा इस स्लम्प सेल में, तो बेसिकली 6800 करोड़ प्लस 2121 करोड़, तो टोटल इंटरेस्टेड वैल्यू कंपनी का आ जाता है 8921 करोड़। और सिंस अराउंड 6950 करोड़ का मार्केट कैप आज के दिन और अपने फिगर देख रहे 8921 का, तो बेसिकली अभी भी अपने को 30% का अपसाइड सामने नजर आ रहा है। पर देखिए वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट दैट, क्योंकि डिपेंड करेगा कि कंपनी किस तरह से एलोकेट करती है अपने फंड्स को, किस तरह से ये जो फंड्स जो उस कंपनी को मिल रहा है, जो ये बेसिकली 6800 करोड़ रुपए मिल रहा है, उसको किस तरह से एलोकेट करेगी, किस तरह से एक्वायर करेगी बिजनेस, जो प्रोसीड्स मिल रहा है उसको किस तरह से रिटर्न करेगी टू द शेयर होल्डर्स इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स या शेयर बायबैक, तो वो भी कितना हद तक करेगी, किस रेशियो में करेगी, वो भी अपने को देखना पड़ेगा। तो लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स। तो क्या इस सिचुएशन में ये भी वी कैन नॉट बी श्योर कि 30% का अपसाइड एकदम श्योरिटी है, बिकॉज कंपनी किस तरह से इस फंड्स को यूज करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए एट दिस टाइम व्हाट आई कैन सजेस्ट यू कि आप स्मॉल पोर्शन इसमें इन्वेस्ट करो और देखो कि कंपनी कैसा कर रही है। अगर आपको लगता है कि एलोकेशन सही हो रहा है तो अपना इन्वेस्टमेंट आप बढ़ाते रहिए। बेसिकली एसआईपी वुड बी द बेस्ट वे ऑफ गोइंग फॉरवर्ड विद दिस कंपनी। तो दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी टाइप की मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय और अपना ध्यान रखिएगा।